ससेप्टेंस, इसमें लिखिएगा द रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट the reciprocal of the reactance of an AC circuit is called its susceptance. Is called its SI unit is पर ओम की पावर -1, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है तो ओम की पावर -1 और MHO मोह और MHO मोह। दूसरा लिखिएगा एडमिटेंस, इसमें नोट करिएगा द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट the reciprocal of the impedance of an AC circuit is called its admittance, इसकी भी ऐसा यूनिट यही होती है पर ओम और मोह। मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? हार्दिक आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, ऑफलाइन आने में थोड़ा जोर पड़ रहा होगा आज। सर जोर तो नहीं, लेकिन थक गया था। हाँ, कल तो देख लिया ना मैंने थकान किस बात पर हुई। कल बड़े डांस चल रहे थे यहाँ पर, देखा मैंने। सर मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन सक्षम ने देखा था, कह रहा था सर गया है। मालूम है, देख लिया था मैंने। चलिए ठीक है, कोई नहीं। लेकिन ऑफलाइन आना शुरू करो भाई अब। चलिए जी, उसके बाद आप नोट कर लेंगे। आप तो ऑफलाइन ही होगा। हाँ जी, चलिए नोट करिएगा रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन, इम्पीडेंस किसके रेजिस्टेंस हो गया? इम्पीडेंस हो गया। जैसे मान लीजिए किसी एक सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देते हैं। वो भी रेजिस्टेंस की तरह ही है, क्योंकि उसकी यूनिट भी ओम होती है। इम्पीडेंस क्या है? इम्पीडेंस होता है जब सबका कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब जैसे R और L का कॉम्बिनेशन हो गया, तो R और L का जब कॉम्बिनेशन हो गया तो फिर हमारे पास रेजिस्टेंस भी आ गया और रिएक्टेंस भी आ गया, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको इम्पीडेंस बोल देते हैं। सेट कहते हैं उसको, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला देखिएगा एडमिटेंस के बाद नोट करिएगा रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट। Resonance condition of a series LCR circuit। हाँ, resonance condition of a series LCR circuit लिखिएगा। A series LCR circuit is said to be in the resonance condition
said to be in the a series LCR circuit is said to be in the resonance condition when the current through it has its maximum value. When the current through it has its maximum value. तो हमने ये देखा था कि I नॉट जो है वो क्या हो जाता है E नॉट अपॉन Z, ये हो जाता है. तो I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट. ठीक है, ये था. अब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू लिखिए. आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर. एक्सएल क्या है ओमेगा है और एक्सी क्या है 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर. ये है. तो किसी भी तरीके से हम ये चाहते हैं कि जब करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो करता है, जब करंट मैक्सिमम फ्लो करता है तो हम ये कहते हैं कि वो रेजोनेंस कंडीशन होती है. तो करंट मैक्सिमम कब फ्लो करेगा? जब आप ये देखिए कि जब ये डिनोमिनेटर छोटे से छोटा होगा, कम से कम होगा. ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस को तो कम करा नहीं जा सकता. ठीक, तो और कोई चीज़ है जिसको कम करा जा सकता है. हम ये कहेंगे कि काश ये ज़ीरो हो जाए. ये ज़ीरो कब होगा? जब ओमेगा एल से 1 अपॉन ओमेगा सी कैंसिल आउट हो जाएगा. जब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका मतलब अगर ओमेगा है और 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि अगर एक्सएल और एक्सी ये दोनों के दोनों अगर इक्वल हो गए तो वो जो कंडीशन होती है दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंट कंडीशन. रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो करंट है वो मैक्सिमम पास करेगा. तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्लियरली आई नॉट बिकम्स जीरो. क्लियरली clearly I naught becomes 0 both for omega tending to 0 or omega tending to infinity. Omega tending to 0 or omega tending to infinity. The value of I naught is maximum when the value of I naught is maximum when omega L minus omega C is equal to 0. समझिएगा कि ये क्या कहानी है कि अगर आपका ओमेगा को आपने 0 के बराबर रख दिया, ओमेगा टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये तो 0 हो जाएगा. ठीक है, लेकिन ये डिनोमिनेटर 0 हो गया. ठीक है, और जब ये 1 अपॉन 0 जब ये हो जाएगा तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी. इन्फिनिटी ये तो 0 हो गया, ये बन गया इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का स्क्वायर और भी बड़ा इन्फिनिटी. उस इन्फिनिटी के स्क्वायर में आपने आर स्क्वायर ऐड कर दिया तो उस इन्फिनिटी को आपने और बड़ा कर दिया, उसका अंडर रूट. मतलब कुल मिलाकर अगर इन्फिनिटी रहेगा डिनोमिनेटर में, अगर इन्फिनिटी रहेगा डिनोमिनेटर में तो वो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 बना देगा. अपॉन में अगर इन्फिनिटी है तो वो टर्म क्या बन जाएगी 0. अपॉन में अगर 0 है तो वो टर्म क्या बन जाएगी इन्फिनिटी. ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात कि ये तो 0 हो गया अगर ओमेगा को 0 कर दिया, और ये इन्फिनिटी बन गया. इन्फिनिटी का स्क्वायर बन गया, उसमें आर स्क्वायर ऐड कर दिया तो वो और भी बड़ा इन्फिनिटी बन गया. तो आप ये सोचिए कि डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास इन्फिनिटी है तो वो पूरे एक्सप्रेशन को 0 बना देगा. 1 अपॉन 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी एंड एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज कॉल्ड 0. तो इस वजह से आई नॉट हमारा 0 हो जाएगा. दूसरा इन्होंने बोला व्हेन ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी,
जब ओमेगा इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी हो गया डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो ये वाला टर्म जीरो, लेकिन ये इन्फिनिटी हो गया फिर। अब जब ये इन्फिनिटी हो गया तो इसका स्क्वायर अगेन इन्फिनिटी, उसमें कुछ ऐड करा वो भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रूट भी इन्फिनिटी, तो डिनोमिनेटर में फिर से इन्फिनिटी आ गया, तो ई नॉट अपॉन इन्फिनिटी यानी कि एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो गया। तो इसलिए ये दो चीज़ें लिखी हैं कि अगर आप ओमेगा को ज़ीरो भी कर देते हैं, ओमेगा को ज़ीरो करने की बात क्यों हो रही है? ओमेगा को ज़ीरो करने की बात इस वजह से हो रही है कि मैं ऐसे यूज़ ही नहीं करता, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है ना। ओमेगा ज़ीरो का मतलब मैं उसकी फ्रीक्वेंसी ख़त्म कर देता हूँ, और ओमेगा इन्फिनिटी का मतलब ये है कि बढ़ा दो जितनी बढ़ा सकते हो, 50 हर्ट्ज से भी ज़्यादा कर दो, जितनी हज़ारों लाखों में कर दो फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट कंडीशन चाहिए मेरे को तो मैक्सिमम करंट चाहिए, मैं मैक्सिमम आउटपुट चाहता हूँ। तो हमने उसके लिए ये दोनों चीज़ें ट्राई करके देख ली, बात नहीं बन रही है। वो करना तो जा रहे हैं, करंट को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो करंट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि एक ही कंडीशन बचती है कि भाई इस टर्म को कैसे भी करके ख़त्म कर दो। ख़त्म कैसे होगा? ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी खत्म हो जाए, यानी कि ज़ीरो के बराबर हो जाए। ज़ीरो के बराबर होने का मतलब क्या है? ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो एसी में हम क्या चेंज कर सकते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट में हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, कम कर दो या ज़्यादा कर दो, ठीक है। तो क्या करो, इस ओमेगा को इधर ले आओ, इस एल को इधर ले जाओ, तो क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये रेजोनेंट कंडीशन हो गई कि अगर मैं ओमेगा के टर्म्स में निकालना चाहता हूँ, समझ रहे हैं भाई, ठीक है। अगर ओमेगा के टर्म्स में आप आंसर निकालना चाहते हैं तो ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि इस केस में हमारा इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? इन दिस केस दिस केस इम्पीडेंस बिकम्स, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है यही तो इम्पीडेंस है, आपने इसको ज़ीरो कर दिया, तो z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर, तो z इज इक्वल टू सीधा सीधा r के बराबर आ गया, ठीक है। z इज इक्वल टू r आ गया। द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट एम्पलीट्यूड I नॉट at which the current amplitude I naught attains a peak value is called natural or resonant frequency. Natural or resonant frequency, and is denoted by FR. And is denoted by FR. ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई जब ओमेगा की वैल्यू ये आ गई तो इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, ऐसे लिख लीजिए 2 पाई एफ आर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है। और 2 पाई को इधर ले जाइए तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है।
क्वालिटी फैक्टर करवाया स्कूल में? करवाया? यहाँ लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स of a series resonant circuit characteristics of a series resonant circuit। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसी में से आंसर निकल आएगा, अभी समझ में आ जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट लिखें रेजोनेंस अकर्स इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। Resonance occurs in a series LCR circuit when XL is equal to XC। when XL is equal to XC, ये हमने देख लिया। रेजोनेंस कब होता है? जब ये ओमेगा है 1/ओमेगा c की इक्वल हो जाए। ओमेगा क्या होता है? XL 1/ओमेगा c क्या होता है? XC। when XL is equal to XC, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक वही है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी is FR is equal to 1/2 pi under root LC। थर्ड है the impedance is minimum and purely resistive। द इम्पीडेंस इज मिनिमम। तो हमने ये देखा कि इम्पीडेंस, ये जो डिनोमिनेटर में है इम्पीडेंस, इसको मैं कम से कम करना चाह रहा हूँ, तो ये इम्पीडेंस मिनिमम हो गया। और प्योरली रेसिस्टिव का मतलब क्या है कि Z जो है वो R के इक्वल आ गया, यानी कि ये ऐसे बिहेव करेगा रेजोनेंस कंडीशन में जैसे इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई रोल ही ना हो। ठीक है, ये टोटली रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो Z इज इक्वल टू R हो गया यहाँ पर, वो चीज़ इन्होंने यहाँ मेंशन कर दी। फोर्थ है the current has a maximum value of E naught upon R। The current has a maximum value of E naught upon R। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक लिखें द सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सेप्टर सर्किट। सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सेप्टर सर्किट। इसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोला जाता है। तो ये 5 जो हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये याद करिए। उसके बाद नोट करिएगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसको क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर भी बोल देते हैं। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस sharpness of resonance इसको हम Q फैक्टर भी बोल देते हैं। नोट कीजिएगा, इसमें the resonant frequency is independent
of R. The resonant frequency is independent of R. समझ रहे हैं ना? जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं एफ आर की, तो इस फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए क्या रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है मेरे को? नहीं, यहाँ पर तो मुझे इंडक्टर और कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, बट द शार्पनेस ऑफ पी डिपेंड्स ऑन आर, कॉमा करके यहीं पर लिखना, बट the sharpness of peak depends on R. Depends on R. Next point again. The peak is higher for smaller values of R. Peak is higher for smaller values of R. Full stop. Thus, the resonance is sharp for small r. Thus, the resonance is sharp for small r and a flat one for large R. For large R, the sharpness of resonance is measured by a coefficient measured the sharpness of resonance is measured by a coefficient called the quality or Q factor. By a coefficient called the quality और Q फैक्टर, और द क्वालिटी और Q फैक्टर। तो इसका क्वालिटी फैक्टर का अगर क्वेश्चन आता है तो इसका एक ग्राफ जरूर बनाएंगे। I नॉट और ओमेगा, ओमेगा के और आई नॉट के मैक्सिमम करंट और ओमेगा के बीच में ये ग्राफ बनता है। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बना लीजिए।
ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर में हमको ये देखना है कि रेसिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो है मेरा मैक्सिमम करंट जो है वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट हम निकालते हैं रेजोनेंस कंडीशन पर, वो सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस पर ही डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि उसमें जो हमारा Z है, ये जो करंट है मैक्सिमम वैल्यू है, किस पर डिपेंड कर रहा है? E0 अपॉन R पर। तो I0 इज इक्वल टू, रेजोनेंट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन R हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा, मेरा करंट जो है उतना ही कम होगा, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट को हम एक पीक से दिखाते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम ये कहेंगे कि अगर रेजिस्टेंस हाई है तो ये पीक छोटा होगा, रेजिस्टेंस थोड़ा सा मॉडरेट है तो ये पीक भी थोड़ा सा मॉडरेट होगा, और रेजिस्टेंस अगर लो है, कम है रेजिस्टेंस, तो करंट मुझे मैक्सिमम मिलने वाला है, यानी कि सबसे बड़ी पीक तब मिलेगी जब रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये क्वालिटी फैक्टर में आपको एक तो ये ग्राफ बनाकर दिखाना है। उसके बाद लिखिएगा अब क्वालिटी फैक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन जो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड रटनी है। ठीक है, उसको बनाकर मत लिख देना कि मुझे यहाँ पर मैक्सिमम करंट मिलेगा तो उसको एक कोफिशिएंट से मेजर करते हैं, उस कोफिशिएंट को क्यू फैक्टर बोल देते हैं। नहीं, जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। लिखिए द क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिफाइंड, ये इसकी डेफिनेशन है। The Q factor of a series resonant circuit is defined as the series resonant circuit is defined as the ratio of the resonant frequency of the resonant frequency to the difference in two frequencies taken on both sides of the resonant frequencies, taken on both sides of the resonant frequency both sides of the resonant frequency such that at each frequency the current amplitude becomes 1 upon root 2 times the current amplitude becomes the current amplitude becomes 1 upon root 2 times the value at resonant frequency. The value at resonant frequency, तो ये पूरी की पूरी इसकी क्यू फैक्टर की डेफिनेशन है। ये रेशियो होता है the Q factor of a series resonant circuit is defined as the ratio। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? Q is equal to ओमेगा R
ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो क्या है कि इन्होंने बोला कि द क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी to the difference in two frequencies taken in both sides of the resonant frequency such that at each frequency the current amplitude becomes 1 upon root 2 times the value at resonant frequency। देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो करंट की वैल्यू है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो करंट की वैल्यू है उसको वैल्यू को आई नॉट मान लीजिए। चलिए भाई वाई एक्सिस पर अगर कुछ भी होता है तो उसको वाई के इक्वल मान लिया जाता है। इधर वाई एक्सिस पर आई नॉट दिखा रहे हैं तो एक तरह से ये आई नॉट वाली करंट की एक्सेस हो गई, तो उस पर मैंने मैक्सिमम वैल्यू को आई नॉट ले लिया। तो अब अगर इस तरफ मैं एक फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ ओमेगा 1 सच दैट कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का रूट 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो करंट मिल रहा है उसको आई नॉट मान लिया। उसके इस तरफ लेफ्ट साइड में हमने वो वाली फ्रीक्वेंसी चेक करी जिस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट की वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 आ रही है। आई नॉट बाई रूट 2 निकालने का मतलब क्या है तो बताएंगे, आई आर एम एस की वैल्यू, बहुत बढ़िया, आई आर एम एस की वैल्यू की बात कर रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये कहूँगा क्योंकि ये ग्राफ इस तरीके का है, सिमेट्रिकल ग्राफ है, ठीक है। इस मिड पॉइंट की जो मिडल एक्सिस है इसके इधर उधर सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट और ऐसा मिलेगा जहाँ वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 आ रही होगी, तो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के राइट साइड वाली फ्रीक्वेंसी हो गई। उस फ्रीक्वेंसी को क्या दे दिया, क्या बोल दिया उसको, ओमेगा 2, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग हो गई, करंट की वैल्यू तो सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई। तो क्वालिटी फैक्टर इस तरह से निकाला जाता है कि ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, समझ गए। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा आर पर जो करंट आ रहा था, आप करंट को डाउन 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 करते जाओ, कहाँ तक, जब तक उसकी वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 ना हो जाए। आई नॉट बाई रूट 2 पर आप एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो जो उसको ग्राफ को दो जगह पर काटे। तो यहाँ वाला फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से डिवाइड करना है ओमेगा आर, दैट्स इट। सर फिर तो ये हर केस में सेम आएगी। हाँ ये हाँ लगभग लगभग सेम है। तो क्वालिटी फैक्टर किसी एक रेजोनेंट सीरीज सर्किट का होता है, वो सेम ही है, ठीक है ना। क्वालिटी फैक्टर एक कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट कभी भी अलग नहीं आता। जैसे कि कोई एक सरफेस है, हमारा पूरा रूम है, इस रूम में एक जैसा ही फर्श बना हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर पॉइंट पर सेम आएगा। तो एक ही सर्किट है तो उस सर्किट का रेजोनेंट कंडीशन सेम ही होगी, यानी कि क्यू फैक्टर भी सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो इसको ना ऐसे लिखा कि यहाँ से और यहाँ वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो यहाँ वाला डिस्टेंस है और यहाँ से जो यहाँ वाला डिस्टेंस है, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, इसी में कर लो, इसी में कर लो आप। यहाँ से और यहाँ वाला जो डिस्टेंस है इसको भी डेल्टा ओमेगा बोल दो और यहाँ से यहाँ वाले डिस्टेंस को भी डेल्टा ओमेगा बोल दो। तो आप ये देखिएगा कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भाई बीच का डिस्टेंस आ गया। बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, समझ गए नहीं समझे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4, बीच का डिस्टेंस। तो मैंने इस इतने डिस्टेंस को डेल्टा ओमेगा माना, इतने को डेल्टा ओमेगा माना, तो टोटल क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा क्या है वो आप इसमें क्यू फैक्टर के ग्राफ में शो करिए, ये क्या चीज़ है वो, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पर लिखिएगा एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर, एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो पॉइंट है, किसी भी अगर मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करता हूँ, तो जब मैं किसी एक एक्सिस की बात करूँगा, जैसे एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो ये तो ओरिजिन होता है, तो यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस तो ओमेगा 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस ओमेगा आर हो गया। ओमेगा आर ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ओमेगा आर में से ओमेगा 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो डेल्टा ओमेगा आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। लिखिएगा ओमेगा आर माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। अभी क्या करिए, ओमेगा 1 को इधर ले आओ, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, ये हो गया। मतलब कुल मिलाकर के है कि मैं ओमेगा 1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा हो गया, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट ओमेगा 1 is equal to ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। सिमिलरली अगर मुझे ओमेगा 2 में से मैं ओमेगा आर को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये भी तो डेल्टा ओमेगा ही है। ओमेगा 2 में से अगर ओमेगा आर को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ओमेगा 2 में से ओमेगा आर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। ये वैल्यू तो आई हमारे पास ओमेगा 1 की, ये वैल्यू आई हमारे पास ओमेगा 2 की, ठीक है। मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा आर की टर्म्स में निकालना चाह रहा था, निकाल ली हमने। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखें z इज इक्वल टू, लिखिएगा एज वी नो दैट z is equal to under root r square प्लस ओमेगा l माइनस ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c का होल स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं। अब आप ये लिखिए कि एट ओमेगा आर z इज इक्वल टू आर। समझ गए? रेजोनेंस के केस में क्या होता है, रेजोनेंस के केस में ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी 0 होता है, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आर, तो z इज इक्वल टू आर होता है। प्लस माइनस आर पर बोल देना, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ठीक। उसके बाद देखिएगा ओमेगा 1 के केस में, अच्छा कभी भी हम z की बात करेंगे, जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए एट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आई नॉट बाई रूट 2 इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड। समझ रहे हैं? नहीं समझ? आई नॉट क्या होता है, आई नॉट क्या होता है, ई नॉट बाई जेड। तो ओमेगा 1 के केस में आई नॉट है ही नहीं, आई नॉट क्या है, करंट क्या है, इसके केस में आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं z की वैल्यू निकालूं और यहाँ पर क्या हुआ था, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड था, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड था ओमेगा आर वाले केस में। तो अब आई नॉट बाई रूट 2 इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड है। तो एक काम करिए,
आई नॉट क्या हो गया, आई नॉट हो गया √2 को इधर ले जाओ, √2 ई नॉट बाई जेड, √2 ई नॉट बाई जेड, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि इस केस में दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं हम। इसको ऐसे करिए, ये दो चीज़ें अगर लिख ली हैं तो इसको काट दो, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा सेम चीज़, ठीक। क्या करेंगे, एट ω1 और ω2 I इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2, जो करंट है वो आई नॉट बाई √2 होता है ω1 पर या ω2 पर। हमने देखा ω1 पर करंट कितना, ω2 पर भी करंट कितना। तो आई नॉट बाई √2 इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 1/√2 इंटू आई नॉट, ऐसे लिख दूँ इसको। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/√2 आई नॉट की जगह एक्चुअल में जो आई नॉट की वैल्यू होती होगी तो ई नॉट बाई जेड, ई नॉट बाई जेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा रेसिस्टेंस है वो, और जेड की वैल्यू होती है आर के इक्वल ई नॉट बाई √2 आर हो गया, ई नॉट बाई √2 आर, बिकॉज z इज इक्वल टू आर। तो हमने ये कह दिया कि z इज इक्वल टू √2 आर हो गया, जिससे भी ये डिनोमिनेटर डिवाइड होता है, मतलब ई नॉट जो वोल्टेज है वो जिससे डिवाइड होती है वो पूरा का पूरा इम्पीडेंस कहलाता है। और हम ये कहते हैं कि ये एक जो हमारा LCR सर्किट है जिसमें हम रेजोनेंस निकालते हैं वो एक प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होता है। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर पूरा का पूरा इम्पीडेंस कहलाएगा। तो Z की वैल्यू √2 R हो जाएगी। ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं ω_r पर कहता हूँ तो Z की वैल्यू R है ω_r पर, लेकिन अगर मैं ω1 और ω2 पर कहता हूँ तो Z की वैल्यू √2 R डिनोमिनेटर वाला। ये समझ गए हम तो चले होंगे, ठीक है। बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, ठीक है। चलिए इसके बाद आप ये नोट करें इसमें कि सिंस z इज इक्वल टू, ये इस तरफ कर रहा हूँ, ये डायग्राम इसका आगे मिटाऊंगा मैं। z इज इक्वल टू √2 r है तो z की वैल्यू लिखें r² प्लस ω_L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 r। ये किस पर हो रहा है, एट ω1 और ω2, ये जरूर लिख लेना ऊपर, ध्यान रखना, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग कर दिया, तो इधर का स्क्वायर रूट हट गया, तो r² प्लस ω_L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r², ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ω_L माइनस 1/ωc, इस तरफ कर लूँगा, ω_L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r² माइनस r²। फिर क्या करें, ω_L माइनस 1/ωc, 2r² माइनस r² तो r हो गया, तो प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस r हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर,
समझ गए? ठीक, स्क्वायर रूट ले लिया तो वो प्लस माइनस आर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, वी कैन राइट, प्लस माइनस की वहाँ क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट ले लिया ना, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि रेसिस्टेंस की जो खुद की वैल्यू है, रेसिस्टेंस की जो खुद की वैल्यू है वो तो नेगेटिव नहीं आ सकती, तो रेसिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी की 1/ओमेगा सी की वैल्यू आ रही है, वो नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा कि एक बार प्लस आर ले लीजिए, एक बार माइनस आर ले लीजिए। तो ये बताने का भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो ओमेगा की जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो सकती है। ठीक, ठीक है, हाँ चलिए, तो अब हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट ओमेगा 1 एल, अब ओमेगा की जगह ओमेगा 1 डालना, माइनस 1/ओमेगा 1 सी, ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू माइनस आर, इज इक्वल टू माइनस आर। इसको माइनस आर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओमेगा 1 इस तरफ है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा डिक्लाइनिंग स्लोप है, तो मैं इसको रेजोनेंट वाली जो कंडीशन है, रेजोनेंट वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, उसके इधर वाली साइड को मैं नेगेटिव साइड ले लेता हूँ और उसके इधर वाली साइड को पॉजिटिव साइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको माइनस आर बोल दिया, ओमेगा 1 डाला तो माइनस आर, और ओमेगा 2 एल माइनस 1/ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू प्लस का आर, तो इसके इधर वाली साइड जो है उसको हमने पॉजिटिव आर ले लिया, पॉजिटिव आर के एक बार ले लिया। मुझे लगता है शायद समझ गए होंगे इतना। ठीक है, इसको आप बोल दीजिए, मैंने इक्वेशन नंबर तो नहीं दिया ना कहीं पर भी, ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और अब आप समझ रहे होंगे कि भाई इधर माइनस आर है और प्लस आर है, तो एकदम से मन में आता है खत्म करो इनको, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करिए, ऐड 1 और 2। लिखिएगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड, जब राइट हैंड साइड में ऐड होगी तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल। ठीक है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ऐड करेंगे माइनस कॉमन, माइनस 1/c कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2। ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करें, इसके बाद एलसीएम लो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल। ठीक है, माइनस 1/c, और जब एलसीएम लेंगे इसका तो ये आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, या मल्टीप्लाई बाद में करना, पहले ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ले लो, कॉमन ले लिया इधर से, तो ब्रैकेट में इधर क्या बचा एल, इधर क्या बचा माइनस 1/c, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आप निकाल ही चुके हो, तो 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये बचा इज इक्वल टू 0। अब ले लीजिए भाई एलसीएम, ये जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन लिया, ये पूरा का पूरा 0 के नीचे जाकर 0 बन जाएगा। इधर एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया एल सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर का सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एल सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। केवल इतना बचा, तो यहाँ से मेरे पास माइनस 1 उधर चला जाएगा, एल सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, ये आएगा। तो हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 बोला था, उसको 2 बोला था। ठीक है, ये मेरे पास एक कंडीशन आई, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। इसको ना इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। यहाँ तक समझ गए? हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं क्वालिटी फैक्टर के लिए, ठीक है, वो निकालना चाह रहे हैं। तो ये पूरा डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे ना बीच बीच में अटकते भी हैं।
तो ये लर्न कर लेना ढंग से, इसीलिए मैंने पहले पूछा था क्यू फैक्टर करवाया है कि नहीं। ठीक है, करवाया ही होगा क्योंकि रेजोनेंस का ही पार्ट है, रेजोनेंस लिखा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ गया। हमने क्या करा था, हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करा था। ठीक है, यहाँ तक होल्ड कर रखा है, यहाँ तक समझ गए। ठीक है अवंतिका, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, 5 मिनट और लूँगा, कंप्लीट हो जाएगा ये। हमने क्या करा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करा। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कर लिया, यहाँ तक नोट कर लिया। ठीक है, वो तो भाग गया, वो तो बेहोश हो गया, वो बाहर देख। हाँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को अब जरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r माइनस माइनस आर प्लस 2r बन जाएगा। ठीक है, r प्लस आर यानी कि प्लस वो आपका 2r बन जाएगा। ओमेगा 2l माइनस ओमेगा 1l, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1l, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c और प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1c इज इक्वल टू r माइनस माइनस r, मतलब r प्लस r, ये हो गया 2r। अब क्या करें, अब एलसीएम लें, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल, और जब एलसीएम लोगे इसका तो ये आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, बल्कि सी तो निकाल ही लो अलग, और क्या करो माइनस का ले प्लस का ले लेता है, प्लस का 1 अपॉन सी करिए बाहर, प्लस का 1 अपॉन सी, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए जरा, प्लस का 1 अपॉन सी बाहर ले लिया, तो जब 1 अपॉन सी तो बाहर हो गया, अब अंदर क्या बचा, प्लस का 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस का 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2r। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, ठीक। एलसीएम लेंगे तो ओमेगा 2 इधर, ओमेगा 1 इधर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस का 1 अपॉन सी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2r। न्यूमरेटर में से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ले लो कॉमन, इधर ब्रैकेट में बचा एल प्लस 1 अपॉन सी अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2r। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे करेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल प्लस 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 थी, इक्वेशन नंबर 3 से मैंने निकाला ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू 1 अपॉन एल सी थी, तो 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल एल सी अपॉन 1 यानी कि एल सी इज इक्वल टू 2r। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3, सी से सी कट गया, एल प्लस एल कितना हो गया 2l, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा n ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2l इज इक्वल टू 2r, 2 से 2 काट लिया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई r अपॉन n, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई r अपॉन n। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, ठीक। देयरफॉर क्यू फैक्टर
Q इज इक्वल टू क्या देखा था ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा या फिर ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तो Q इज इक्वल टू ओमेगा आर इंटू 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ऐसे लिख सकते हो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आर अपॉन एल है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा एल अपॉन आर Q इज इक्वल अच्छे से आ गया हो गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आर अपॉन एल तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया एल अपॉन आर ओमेगा आर एल अपॉन आर ठीक है ये हमारा क्वालिटी फैक्टर है बस इसका डेरिवेशन ये है यहाँ से हमारा जो एसी सर्किट्स है एसी सर्किट्स जो है वो कंप्लीट होता है पूरा इसके बाद जो है एक तो हमको पावर करना है और पावर फैक्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है छोटा सा ही है और एनर्जी तो नहीं है इस बार सिलेबस में नहीं है ट्रांसफॉर्मर कल करवाता हूँ एक्स्ट्रा क्लास लूँगा 9 बजे ठीक है जिन जिन बच्चों के लिए पॉसिबल है ऑफलाइन आया करिए